नमस्कार, मैं नीरज श्रीवास्तव सुप्रीम अनुष्का के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। अभी तक ये संस्थान प्रयागराज में ऑफलाइन क्लासेस के लिए जानी जाती थी। हम लोगों ने ऑफलाइन क्लासेस में अच्छे परफॉर्म किए, लोगों को अच्छा एक्सप्रेशन दिया। आज इस कोरोना के पीरियड में जबकि सब कुछ जो है रुका पड़ा है, ऑफलाइन क्लासेस बंद पड़ रहे हैं, उस कंडीशंस में हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस अपने स्टार्ट करने का फैसला किया है। इसी क्रम में हम लोगों ने गूगल प्ले स्टोर पर अपना खुद का सुप्रीम अनुष्का के नाम का ऐप जो है लॉन्च करने का निर्णय लिया है और बहुत जल्दी ही ये ऐप इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। आपको सुप्रीम अनुष्का के नाम से ये प्लेटफॉर्म मिलेगा, जहां पर हम ऑफलाइन की तरह ही ऑनलाइन की क्लासेस को पढ़ाएंगे। यानी कि हम ऑफलाइन का ही जो टेक्सचर्स होगा, जो ऑफलाइन का ही तरीका होगा, उसी तरीके को ऑनलाइन में भी अपनाएंगे, जिससे कि किसी को भी इस बात का एहसास ना हो कि वह ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहा है और कम समय में अपनी गुणवत्तापरक एजुकेशंस को आपके सामने सर्व करेंगे। मैं अपनी पूरी नीरज श्रीवास्तव अपनी पूरी टीम के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हमारी परफॉर्मेंस को आप निश्चित रूप से अप्रिशिएट करेंगे। हमारी टीम सुप्रीम अनुष्का की जो टीम है, वह टीम बहुत सालों से टीचिंग का अनुभव रखती है अपने पास। हर सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं। मेरी एक्सपर्टाइजेशंस, अन्य सर की जो एक्सपर्टाइजेशंस हैं, वो सारी एक्सपर्टाइजेशन आपके सामने धीरे धीरे आएगी। मैं नीरज श्रीवास्तव आपको पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल रिलेशनशिप के टॉपिक को कवर करूंगा। इसके साथ साथ मेरी टीम में ब्रजेश सिंह ज्योग्राफी को, राजेश सिंह वो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर्स को, तथा आर.के. तिवारी सर जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पढ़ाएंगे। हम लोग अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्री के और फाउंडेशंस के बैचेस को जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। जो आने वाला समय है, इस आने वाले समय में 4 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को क्रमशः यूपीएससी और यूपीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम प्रस्तावित किए गए हैं। हम लोग इस एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर एक ऐसा कोर्स लॉन्च करना चाहते हैं जो कोर्स विद इन टाइम दिए गए समय से थोड़ा पहले ही आपकी प्री के एग्जाम्स की प्रिपरेशन को कंप्लीट करा दे। हमें पूरा विश्वास है कि हम अपनी टीम के साथ इस मकसद में अवश्य कामयाब हो जाएंगे और आपको एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे और आपके फिल्म्स एग्जाम को क्वालिफाई करा के आपका एक मनोबल जो था वो उस मनोबल को ऊंचा करेंगे। इसके पश्चात हम लोग अपने फाउंडेशन बैच को भी लॉन्च करेंगे, जहां प्री कम मेंस दोनों पढ़ाए जाते हैं। यानी फाउंडेशन मतलब कि बुनियाद रखना, जहां पर एक बिगिनर्स जिसने कभी एग्जाम्स नहीं दिए हैं, जिसने स्टार्ट किया हुआ है अभी, उनके लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट होगा कि जो स्टार्ट से ही एनसीईआरटी के टॉपिक से, एनसीईआरटी से के बैच से स्टार्ट करके पूरे मेंस तक के टॉपिक को वो पढ़ेंगे, जिसका ड्यूरेशंस, जिसकी फीस स्ट्रक्चर्स, ये सब कुछ आपको एप्लीकेशन यानी ऐप के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। उन सारे स्टूडेंट्स को जो लोग फिल्म्स क्वालिफाई करते हैं लगातार, उन लोगों को के लिए मेंस का एक अलग सेपरेट बैच भी हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। वह सेपरेट बैच उस आधार पर स्टार्ट किया जाएगा जैसा कि प्रीलिम्स का एग्जाम और रिजल्ट होगा। प्रीलिम्स और एग्जाम के रिजल्ट के शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए हम लोग मेंस के बैच को भी आने वाले समय में प्रारंभ करेंगे। तो सिविल सर्विसेज के इस एग्जाम्स को कवर करने के लिए हमने कई मॉड्यूल्स की रचनाएं की हैं, जहाँ प्री, मेंस और प्री कम बैच यानी फाउंडेशंस बैच सारे के सारे स्टार्ट किए जाएंगे। इसी क्रम में हम कुछ अपना डेमो वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाएंगे ऐप के माध्यम से भी, और इसके साथ साथ यूट्यूब के माध्यम से भी अपना कुछ डेमो वीडियो हम आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग कुछ डेमो वीडियो को देख कर जज करेंगे कि क्या हम लोग आपकी एक्सपेक्टेशन को मीट करते हैं या नहीं। अगर हम आपकी एक्सपेक्टेशन को मीट कर रहे हैं तो एक बार हमें अवसर दें, जिससे कि हम आपके कैरियर को सेव कर सकें। मैं नीरज श्रीवास्तव, लगभग मुझे 20 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा है और मैं उसी एक्सपीरियंस की कड़ी में आपसे ये लाइन बोलता हूँ कि आपकी एक्सपेक्टेशंस को हम सेटिस्फाई करेंगे। मैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप
इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के सेक्शंस को कवर करता हूं और इंटरनेशनल रिलेशनशिप के कुछ टॉपिक्स को मैं इन दिनों आपके सामने रखूंगा भी। और वो जो आज के डेट में बहुत बर्निंग टॉपिक है, और वो टॉपिक है इंडो चाइना टसल, जो भारत और चीन के बीच में इस समय सीमा को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है। यहाँ से हम अपनी इंटरनेशनल पॉलिसीज को स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं वन लाइनर क्लासेस ना दूं आप लोगों को, कि जहां पर सब डेटा के रूप में, आंकड़ों के रूप में चीज़ें लिखी हों और मैं उसको अंडरलाइन करके आपको पढ़ाऊं। ऐसा करने से हो सकता है कि आप किसी ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएं, लेकिन उसमें आपका अप्रोच डेवलप नहीं हो पाता। आप एक्चुअल में भारत और चाइना के स्टैंड ऑफ को समझ नहीं पाएंगे कि एक्चुअल में ये पोजीशन क्या थी। इसीलिए इस पूरे के पूरे टॉपिक को इतिहास के पन्नों से जोड़कर आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप इतिहास के भारत और चीन के जो कि नेबरिंग कंट्रीज हैं, इनका इतिहास क्या रहा है, या फिर इनकी मनोवृत्ति क्या है, या इनकी एक्चुअल एटीट्यूड्स इनके क्या हैं, क्यों भारत इतना शांत देश है और क्यों चीन इतना उग्र देश है, तो कहीं ना कहीं इसकी ओरिजिन में चीजें छुपी होती हैं। और आपको भी पता होगा कि कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिखाई पड़ जाते हैं। तो वही स्थिति यहाँ पर है कि जिसकी ओरिजिन में जिस चीज का समावेशन होगा, उसका रिफ्लेक्शन उसके सामने साफ साफ देखने को मिल जाता है। तो जब हम आपको भारत और चीन के इतिहास को पैरेलली एक साथ लेकर चलते हुए दिखाएंगे, तब उस कंडीशंस में आप ये बात देख पाएंगे कि क्यों चीन ऐसा देश बना और क्यों भारत ऐसा देश बना। एक्चुअल में ये सब कुछ उसकी ओरिजिन में ही छिपा हुआ है, ठीक है। और जब आप किसी भी टॉपिक को उसके इतिहास से जोड़कर पढ़ते हैं, उसके सारे तथ्यों को, उसकी सारी घटनाओं को समझकर पढ़ते हैं, तब एक्चुअल में आप यूपीएससी की एक्सपेक्टेशन को मीट कर रहे होते हैं। क्योंकि यूपीएससी जो है वह एक बहुत बड़ा एग्जाम और बहुत बड़ा पद देता है आपको। इस कारण से वह आपसे एक्सपेक्टेशन रखता है कि आप किसी भी चीज की मौलिक और भौतिक जानकारी दोनों एक साथ रखते रहें, कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम कहाँ से अराइज हुई और इसका सलूशन क्या है, ठीक है, और उस सलूशन में कितना मेरा लाभ है और कितना मेरा नुकसान है। इन सब का वैल्यूएशन करना बहुत जरूरी होता है। यूपीएससी एग्जाम्स आपको एक ऐसे पद पर बैठाता है जहां पर आपके पास निर्णय लेने के लिए या सहायता देने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं होता है। इंग्लिश में एक लाइन कही जाती है, व्हेनेवर यू आर ऑन द टॉप डोंट फॉरगेट इट इज मोस्ट रिप्ली प्लेस। इट इज जस्ट लाइक दैट कि एक ट्रायंगल है, जैसे एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज है आपके सामने, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ लोग बैठे हो, उनके पास कई नेबर्स होंगे, कई पड़ोसी होंगे। ऊपर जाएंगे तो पड़ोसियों की संख्या घटती चली जाएगी, और जाएंगे और संख्या घटेगी, और जब एकदम टॉप पर आप खड़े रहेंगे, यहीं से सबसे अधिक गिरने की संभावना भी है। और आपके पास कोई भी ऐसा पड़ोसी नहीं जिससे आप मदद मांग सकें, जिसके विचारों को आप सुन सकें, जिससे आप सहायता प्राप्त कर सकें, ठीक है। यहाँ पर आपको बैठना होगा जब आप यूपीएससी को क्वालिफाई करके जाते हैं। एक जिले का जिलाधिकारी, एक डीएम यहीं पर तो बैठेगा, क्योंकि वह जिले में केवल एक होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे व्यक्ति जन्म से बड़ा होता चला जाता है, उसका जीवन एकाकी की तरफ बढ़ता चला जाता है, और अपने मकसद को कामयाब होते 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 जब अपने मकसद को वो पा जाता है, जहां वो जाना चाहता है, तो उस समय वो बिल्कुल अकेला होता है। और आपको यूपीएससी इसी अकेले स्थान पर ले जाकर छोड़ेगा। यहाँ पर निर्णय की क्षमता आपकी खुद की होनी चाहिए, कोई दूसरा व्यक्ति आपके निर्णय में सहभागी नहीं बनेगा। इसीलिए एक जिले का जिलाधिकारी उन सारी जिम्मेदारियों को स्वयं के बल पर निभाता है जो समस्याएं उसके सामने आती हैं। तो इस प्रकार का रोल अगर आपको निभाना है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे रोल को निभाने के लिए आपको कहीं ना कहीं जो है हर ढंग से सक्षम होना होगा। और हर ढंग से सक्षम आप तभी बन सकते हैं जब आप अतीत और वर्तमान तक का पूरा सफर तय कर लें। और इसीलिए यूपीएससी का सिलेक्शन का क्राइटेरिया इसी प्रकार का रखा गया है। पहले प्रीलिम्स का एग्जाम करवाता है, जिसमें डाइवर्सिफाइड नेचर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहां पर मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे। 4 ऑप्शंस में चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं, 2-3 सही हो सकते हैं, 1 सही हो सकता है। इस प्रकार से वह आपके सारे नॉलेज को थॉरोली चेक कर लेता है कि आप एक्चुअल में उस टॉपिक, उस सब्जेक्ट को किस डेप्थ में जानते हैं।
यहाँ से उसने आपकी नॉलेज और आपकी कॉम्प्रहेंशन को चेक किया, और अगर आपने सफलतापूर्वक प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई किया तो आपके सामने मेंस के एग्जाम में वह 4 पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उठाकर रखेगा जहां वह आपके एनालिटिकल पावर को चेक करता है, जहां वह आपके एनालिसिस को चेक करता है कि क्या आप समस्याओं का एनालिटिकल समाधान प्रस्तुत करने में सक्षम हैं कि नहीं। ठीक है, तो देखिए जो मेंस का नेचर है वह प्री के नेचर से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, जहां पर प्री का नेचर एग्जॉस्टिव टाइप का होता है, वहां सब कुछ पढ़ना है, वहीं पर मेंस का जो है जो फोकस होता है वह सब्जेक्टिव होता है, और वह क्या होता है कि वह किसी विशेष पॉइंट को फोकस करवाता है, यानी आपके एनालिटिकल पावर को चेक करता है। ठीक है, और अगर आप एक अच्छे स्कॉलर हैं और आपने अतीत से वर्तमान तक की यात्रा कदम कदम बढ़ाकर तय की है, तो आपकी एनालिसिस अपने आप डेवलप हो जाती है, स्वयं से डेवलप हो जाती है, और इसी एनालिसिस को डेवलप करने में हम जैसे टीचरों की कुछ भूमिकाएं होती हैं, जहां पर आपको ये बताते चलेंगे कि देखिए ये पॉइंट किस ढंग से एनालाइज हो रहा है, या ये पॉइंट कहां से आकर जुड़ रहा है इसमें। तो धीरे धीरे करते करते, जैसे कि आप स्टार्ट पीरियड में गाड़ी चलाना सीख रहे होते हैं, तो आपको अगल बगल के लोगों को बचाने के लिए अगल बगल के लोगों को भी देखते रहना होता है। लेकिन जब आप एक्सपर्टाइजेशन पा जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो आप सिर्फ अपने सीधे रास्ते को देखते हैं और तिरछी नजरें सबको अपने आप कंट्रोल कर लेती हैं। तो एक बिगिनर्स के बीच में और एक जो है इफिशिएंट के बीच का यही एक फर्क होता है। तो अगर आप बिगिनर्स के रूप में हमसे जुड़ते हैं तो नो डाउट कि हम आपको इफिशिएंट बनाएंगे। देखिए नॉलेज के 3 लेवल हैं, प्रोफिशिएंसी, इफिशिएंसी एंड स्किल्ड। मैं कहता हूं अगर एक प्रोफिशिएंट व्यक्ति है, वह अपने कर्मों से, अपनी ट्रेनिंग से इफिशिएंट बन जाता है, तो वो आसानी के साथ सक्सेस को प्राप्त कर लेता है। लेकिन अगर उसने स्किल्ड बनने का प्रयत्न किया तो वह स्किल्ड बनकर किसी एक क्षेत्र की स्पेशलाइजेशन पा जाएगा, और उसके लिए सिविल जैसे एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर ये कहने का सेंस कि उसको अपने नॉलेज में इफिशिएंसी का लेवल अटेंड करना है, ना कि स्किल्ड का लेवल। यहाँ पर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का कॉन्सेप्ट वर्क करता है, मास्टर ऑफ वन ट्रेड का कॉन्सेप्ट वर्क नहीं करता। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में, किसी एक ट्रेड में मास्टरी हासिल करते हैं, तो हो सकता है कि आप उस सब्जेक्ट को इतना जान जाए कि किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाए। ठीक है, लेकिन यूपीएससी की एक्सपेक्टेशन को आप मीट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वह किसी एक सब्जेक्ट का टेस्ट आपसे नहीं ले रहा है, वहां पर मैक्सिमम नॉलेज की दरकार नहीं है, वो आपसे अधिकतम नॉलेज नहीं मांगता है, बल्कि वह आपसे इष्टतम नॉलेज यानी कि ऑप्टिमम नॉलेज की डिमांड करता है, कि हर एक टॉपिक पर आपके पास ऑप्टिमम नॉलेज हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग इसके बेसिक को समझें कि यूपीएससी एग्जाम एक्चुअल में आपसे क्या मांगता है। ठीक है, अभी तक तो देखा गया है कि जो इलाहाबाद कमीशन यानी कि यूपीपीएससी था, उसके एग्जाम्स का पैटर्न यूपीएससी से लगभग डिफरेंट था। यहाँ पर जीएस ऑब्जेक्टिव नेचर के हुआ करते थे, वहाँ पर सब्जेक्टिव नेचर के हुआ करते थे। लेकिन अब दोनों एग्जाम्स का जो सिनेरियो है वो मोर और लेस एक जैसा हो गया है। यानी अब जैसी डिमांड्स यूपीएससी करता था, वैसी डिमांड ये कमीशन भी करने लगा है। यानी आपके पास निश्चय ही एनालिसिस की क्षमता होनी चाहिए। अगर एनालिसिस की क्षमता आपके पास है तो आप इन दोनों ही एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर ये चीज़ देखते हैं कि जैसे आप किसी टॉपिक को आप पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप कैसे उस टॉपिक से अपने क्वेश्चंस को बाहर निकालें, कैसे उस टॉपिक को क्वेश्चन से बाहर निकालें। तो मैं एक बात आपसे बोलना चाहता हूँ कि जैसे सपोज करिए कि आपने एक टॉपिक कोई भी पढ़ा, जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में मैंने आपको बताया कि ही इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, वो भारत के संसद का एक अंग होता है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के साथ संसद का एक अंग होता है। तो जब मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा दिया, ठीक है, तो आपके मन में कई सवाल अपने मन में स्वतः उठने लग जाएंगे कि ये सवाल, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है,
राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग कैसे लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कैसी है, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति कितनी है, राष्ट्रपति के पास न्यायपालिका की शक्ति कितनी है, यानी उसके पास उसकी न्यायिक शक्ति, उसकी विधायी शक्ति, उसकी कार्यपालिका शक्ति, उसकी वीटो की शक्ति, इन सारी शक्तियों, इन तमाम चीजों से और अधिकार जो उसको विशेषाधिकार दिए गए हैं, उन सारे अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद, इस सब कुछ आपके मन में प्रश्न के रूप में उठेगा। अगर आपने सही से सिंसियरली इस टॉपिक को पढ़ा है तो ये सारे के सारे प्रश्न आपके मन में निश्चय ही उठेंगे, ये जान के चलिएगा। और एक बार जो आपके मन में सवाल उठे, इसको कहीं आप कागज पर नोट कर डालिए और फिर आप कमीशन के प्रीवियस ईयर के पूछे गए सवालों को पलट कर देखिए। आप पाएंगे कि जो आपके मन में सवाल उठा वही सवाल कमीशन ने पूछा भी है अपने एग्जाम्स में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हर एक व्यक्ति की सोच और समझ होती है मोर और लेस एक ही जैसी होती है। जो प्रश्न आपके मन में उठता है एक्चुअल में वही प्रश्न ही है, ठीक है। और जो प्रश्न आपके मन में नहीं उठा लेकिन वह प्रश्न है, उतने को ही रेक्टिफाई करने के लिए हम जैसे संस्थान और हम जैसे टीचरों की आवश्यकता पड़ती है कि हम आपको बता पाएं कि देखिए ये प्रश्न था, ये आपने छोड़ा है। तो सामान्य यानी क्वेश्चन 100 में से 80 क्वेश्चन आप स्वयं से फॉर्म कर लेते हैं और रेस्ट जो 20 क्वेश्चन होते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग आपको फॉर्म करना सिखाते हैं, ठीक है। तो जब भी किसी एग्जाम्स को आप पढ़ रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, तो उस टॉपिक से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी उस एग्जाम में, इसके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, उन एग्जाम्स के क्वेश्चंस को आप लोग टॉपिक के साथ लगे हाथ पढ़ते चलिए, ठीक है। अभी देखिए लास्ट ईयर की मैं आपको बात बताता हूं इंटरनेशनल रिलेशनशिप के टॉपिक पर कि लास्ट ईयर जो है भारत और इजराइल के बीच में संबंध स्थापित हुआ, एक घनिष्ठता का संबंध स्थापित हुआ। इजराइल से हमारा रक्षा सहयोग काफी बढ़ा, ठीक है। तो अब जब ये टॉपिक बढ़ा तो 2018 के मेंस में इजराइल के, भारत और इजराइल के संबंधों पर आईएस ने इंटरनेशनल रिलेशनशिप के पार्ट पर, जो कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप मैं आपको बता दूं कि जीएस के जो 4 पेपर होते हैं उनमें से सेकेंड पेपर में इंटरनेशनल रिलेशनशिप आता है, उसके सेकेंड पेपर में इंटरनेशनल रिलेशनशिप आता है, ठीक। तो वहां पर क्या था कि भारत इजराइल के बीच में संबंध के बारे में पूछा गया। वर्तमान में आज चाइना और इंडिया का टसस अपने चरम पर है और पूरी दुनिया जो है वो इसको अपनी नज़रों से देख रही है कि ऐसा ना हो कि भारत और चीन जैसी महाशक्तियां आपस में भिड़ जाएं। और इसका परिणाम क्या निकलेगा, इसका अंदाजा सहज नहीं लगाया जा सकता। तो एक बात तो निश्चित है कि भारत और चीन के संबंधों पर अब की बार सवाल पूछे जाएंगे इस बार के मेंस के एग्जाम में, ठीक है। तो भारत चीन के संबंध पर कैसे सवाल बनेंगे, कितने सवाल बन सकते हैं, क्या क्या सवाल बन सकते हैं, जब मैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप का टॉपिक स्टार्ट करूंगा वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में भारत और चीन के संबंध पर एक वीडियो जाएगा। वो लगभग एक बड़ा टॉपिक हो जहां मैं भारत और चीन के इतिहास से कंपेयर करके आगे बढ़ाना चाहता हूं। तो एक लंबा वीडियो बनकर तैयार होगा। तो मैं यही चाह रहा हूं इस समय कि मैं इसको एक पार्ट में बनाऊं या फिर मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊं, वो जैसी सहजता मुझे महसूस होगी उस समय बनाऊंगा। आप लोग इसे देखिएगा जरूर। आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि एक्चुअल में भारत और चीन के बीच की समस्या है क्या, और ठीक है, और फिर इस समस्या का निराकरण क्या है। चीन के सामानों का बहिष्कार हमारे आर्थिक तंत्र पर किस प्रकार से पड़ेगा, ठीक है, और हमको किस हद तक और कब चीन का किस मात्रा में बहिष्कार करना है, ये भी हम आपको डिस्कस करना चाहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर इसके सोशल और इसके इकोनॉमिक, इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स क्या हैं, भारत और चीन के टसल्स के, भारत और चीन के विवाद के, ये सारे के सारे मुद्दे को हम आपके सामने डिस्क्लोज करना चाहते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप के टॉपिक्स पर मैं आप लोगों को ये टॉपिक दूंगा। यूट्यूब पर हमारा ये फ्री वीडियो जाएगा और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है, आप लोगों को ये लगता अच्छा लगता है, तो आपको जो है कि इसमें मुझे सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, सुप्रीम अनुष्का, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसका नोटिफिकेशन बेल भी आप ऑन कर दीजिए कि नया वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रह जाए और जिससे कि आप अपने प्रिपरेशंस को नया आयाम दे पाएँ। तो हम हम रेगुलर बेसिस पर हर दिन अपना एक टॉपिक कवर करेंगे, जहाँ करेंट्स का टॉपिक, जहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशनशिप का टॉपिक, जहाँ पर इकोनॉमिक्स का टॉपिक, जहाँ पर पॉलिटी का टॉपिक्स,
ये मैं खुद से कवर करूंगा, और मेरी जो टीम्स हैं, ब्रिजेश सिंह वो अपने ज्योग्राफी के टॉपिक्स को कवर करेंगे, राजेश सिंह और संतोष सिंह ये हिस्ट्री के टॉपिक को कवर करेंगे, राजेश तिवारी ये जो है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक को कवर करेंगे। तो इसका एक वीडियो जो है वो आपके सामने लगातार जाता रहेगा, और उन सारे एस्पायरेंट को जो सिविल के लिए बहुत उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, और इस लॉकडाउन के इस अवसर पर जब सारी समस्याएं एक ही साथ कंसंट्रेट हो गई हैं कि वह किस प्रकार से इस लॉकडाउन को की अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर पाएं। एक बात याद रखिएगा, जहां डिफिकल्टीज है वहीं अपॉर्चुनिटी है, ये समझ के चलेगा। बिना डिफिकल्टीज के अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखाई पड़ती हैं। मैं आपको एक स्टोरी शेयर करता हूं कि एक बार जो है जूता बनाने की एक कंपनी थी, उस कंपनी ने के सीईओ ने अपने मैनेजमेंट की एक मीटिंग बुलाई, ठीक है, और मीटिंग बुलाने के पश्चात उन्होंने अपने मैनेजमेंट की मीटिंग में एक प्रपोजल रखा। वो प्रपोजल ये था कि कोई एक टापू था, जो जिस टापू पर उन्होंने फैक्ट्री लगाने का एक प्रपोजल दिया, कि उन्होंने अपने पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में सारे के सारे लोगों के सामने प्रपोजल डाला कि हमको उस टापू के ऊपर जूते की एक फैक्ट्री लगानी चाहिए। समझ रहे हैं? तो उसमें से एक व्यक्ति उठकर, उस मैनेजमेंट का एक व्यक्ति उठकर खड़ा होकर बोलता है कि सर वहां पर जूते की फैक्ट्री लगाना निरर्थक है, वहां पर जूते की फैक्ट्री लगाना बिल्कुल निरर्थक है, क्योंकि वहां पर कोई जूता पहनता ही नहीं है, किसी को पहनना आता ही नहीं, जूता कोई जानता ही नहीं, सब नंगे पांव रहते हैं, ठीक है। ये बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन थी, वहां कोई जूता पहनता ही नहीं है, तो जूते की फैक्ट्री लगा के आप क्या करेंगे। तो दूसरा व्यक्ति उसके कंट्रास्ट में ये लाइन बोलता है कि सर वहां कोई जूता नहीं पहनता, यही हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और हम वहां सबको जूता पहना सकते हैं। यानी वास्तविक रूप से जहां डिफिकल्टी थी वही अपॉर्चुनिटी तलाशी गई, और वो कंपनी बाटा थी। और आप समझ सकते होंगे कि उस कंपनी ने कितना बड़ा एम्पायर पूरी दुनिया में खड़ा कर दिया, ठीक है। तो ये ट्रू स्टोरी है, ये गलत स्टोरी भी नहीं है। तो जहां पर कि जब आपको कहीं डिफिकल्टीज नजर आती है, एक्चुअल में अपॉर्चुनिटीज वहीं होती हैं। आज ऐसा माहौल क्रिएट हो गया कोविड-19, मैं कोविड-19 पर भी इसके टाइम लाइन्स पर एक वीडियो डालूंगा, 10, 15, 20 मिनट का एक वीडियो डालूंगा, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी होगा, ठीक है। और ये टाइम लाइन्स क्या होंगे, इस टाइम लाइन पर एक वीडियो मेरा जाएगा, तो आप देखते रहिएगा कि करंट अफेयर्स के मेरे इस वीडियोस को और इस पर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं उन टॉपिक को डालूंगा। तो आज कोविड-19 के प्रभाव से संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गई। अब इस कोलैप्स इकोनॉमिकल सिस्टम को रिवाइव करने का प्रयत्न किया जा रहा है, लेकिन भारत में अभी भी इसके कोरोना के जो मामले हैं वो कम नहीं हुए हैं। तो ये तो निश्चय है कि आने वाले अभी कुछ समय तक, कुछ महीनों तक ऑफलाइन क्लासेस सस्पेंडेड रहेंगी। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप घर पर अपने अगर मौजूद हैं तो आप अपने घर पर बैठकर कैसे इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर पाएंगे, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए मायने रखता है। हम लोगों ने अब तक अपनी सर्विसेज को बहुत सी स्टूडेंट तक सर्व किए हैं, हम लोगों ने उनको बहुत से लोगों को सेवाएं दी हैं और वो लोग सेटिस्फाई रहे हैं हमारे एजुकेशन से। तो मैं उन लोगों को ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, और साथ साथ उन सारे के सारे जो हमारे नए यूजर्स हैं, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, मैं उनको इस प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित करता हूं कि वो आकर हमें अपने लिए सर्व करने का मौका दें, और हम उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज इस ऐसे पैनिक माहौल में दे सकें। कि जैसे देखिए, एक रीज़न उसका ये बनता है कि जैसे ही यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल होने लग जाता है सितंबर अक्टूबर से, चाहे जब भी, तो कमीशन भी इसी ताक में बैठा हुआ है कि वो 1 से 1.5 महीने की शॉर्ट नोटिस देकर एग्जाम कंडक्ट करवा देगा। तो उस कंडीशन में ये मुमकिन नहीं हो पाएगा कि आप 1-1.5 महीने की क्लास ऑफलाइन क्लासेस में बैठकर एग्जाम के सारे टॉपिक को कवर कर ले। इसीलिए आने वाले समय में एग्जाम वही बच्चा क्वालिफाई करेगा जो अभी इस क्राइसिस के टाइम का सही उपयोग कर रहा है। वह घर पर बैठकर मोबाइल की मदद से, इंटरनेट की मदद से क्लासेस का सही इस्तेमाल करके नॉलेज ले रहा है, ठीक है। तो आप लोग को जब हम यहाँ पढ़ा रहे होंगे, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के टॉपिक से मैं शुरू करूँगा, तो वहाँ पर जो प्री के लेवल पर जो सवाल बने हैं उनकी चर्चा भी करूँगा, साथ साथ मेंस के लेवल पर भी चर्चा करूँगा। आप लोग प्री और मेंस के क्वेश्चंस को भी मैं बताऊंगा, और चाहेंगे तो आप लोग
अपने मेंस के लेवल के क्वेश्चंस को अपने से भी लिख कर सबमिट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी सबमिट कर सकते हैं, नंबर आपको दे दिया जाएगा और उस कॉपी को हम लोग चेक करके उसके करेक्शंस को आपको रिफ्लेक्ट कर देंगे, आपको रिटर्न कर देंगे। ठीक है कि आपका ये कॉपी में ये करेक्शन चाहिए था, ये काम हम लोग प्री और मेंस के क्वेश्चन के साथ करेंगे और मेंस की एनालिटिकल पावर आपको डेवलप कराई जाएगी। और इसके बाद अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, सब कुछ ठीक सिस्टम लगने लगता है, तो आप हमारे ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसकी मैं संभावना व्यक्त करता हूं कि लगभग 10 जुलाई के से पहले ही ये ऑनलाइन ऐप प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा आपको, और वहां से आप बहुत कम चार्ज में, बहुत कम फीस में हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को परचेज भी कर सकते हैं और ऑनलाइन लाइव क्लासेस साथ साथ वीडियो क्लासेस आप हम लोग की फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सुविधाएं आपको प्रोवाइड की जाएंगी। जो लोग जिस तरीके के क्लासेस को, जिस तरीके के टॉपिक्स को कवर करवाना चाहते हैं, और इतना ही नहीं बल्कि कुछ ऑन डिमांड क्लासेस भी यहाँ पर स्टार्ट की जाएंगी कि अगर किसी विशेष टॉपिक पर कोई वीडियोस, कोई चीज़ें चाहिए होंगी तो एक निश्चित टाइम, निश्चित शेड्यूल देकर उस पर लाइव करके सबको लाइव क्लासेस भी देने का प्रबंध किया जाएगा कि इतने लोग लाइव हो जाएं और उस टॉपिक्स को लाइव क्लास में हम उस डाउट सेशन को के दौरान हम आपको पॉइंट को क्लियर कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो भी सिस्टम बनता है उन सारे सिस्टम्स को हम लोग उसी तरीके से चलाएंगे जैसे कि आप ऑफलाइन क्लासेस में फ्री होते हैं अपने क्वेश्चंस को पूछने के लिए। ठीक है, तो इन टॉपिक्स के बारे में हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो ये इंट्रो वीडियो था आज का कि जो कि हम आपके लिए देना चाहते हैं। ठीक है, तो अब अगले जो वीडियो जाएंगे उस वीडियो में हम आपको टॉपिक को समझाकर और एक एक टॉपिक को पढ़ाकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो ये सुप्रीम अनुष्का की तरफ से एक इंट्रो वीडियो था। मैं नीरज श्रीवास्तव, को डायरेक्टर सुप्रीम अनुष्का IAS, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इस अभियान में आप हमारे सहयोगी बने, ऐसी कामना मैं आपके साथ करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।